प्लास्टिक इंसान ने एक ऐसी चीज इजाद की जो मजबूत भी थी और हल्की भी, और इस खूबी के कारण हमारी कोई गतिविधि ऐसी नहीं बची जिसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल न होता हो। हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल के उपकरणों से लेकर उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली चीजों तक, पैकिंग में तो प्लास्टिक का मुकाबला ही नहीं है, मजबूत भी प्लास्टिक होता है काफी। इन्हीं सब खासियतों की वजह से प्लास्टिक का जमकर उत्पादन हो रहा है। प्लास्टिक एक ऐसा सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर है जिसका निर्माण फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोलियम और गैस से होता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के मुताबिक दुनिया में हर साल करीब 40 करोड़ मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जो 2060 तक 3 गुना होने का अनुमान है। बीते 2 दशक में ही प्लास्टिक का उत्पादन 2 गुना हुआ है, और बीते 10 साल में जितने प्लास्टिक का उत्पादन हुआ उतना उससे पहले के 100 साल में भी नहीं हुआ था। यह बता रहा है कितनी तेजी से हम प्लास्टिक का उत्पादन कर रहे हैं। और जो प्लास्टिक है उसमें से करीब 1.1 करोड़ मीट्रिक टन कचरा हर साल नदियों से समुद्रों में पहुंचता है, जो पर्यावरण को भयानक नुकसान पहुंचाता है। यह हर रोज 2000 ट्रक प्लास्टिक कचरे को खुले में नदियों, झीलों और समुद्र में डालने के बराबर है। इनमें से अधिकतर प्लास्टिक समुद्र की सतह के ऊपर तैरता रहता है। एक अनुमान कहता है कि अगर यही हाल रहा तो 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक तैर रहा होगा। समुद्र में प्लास्टिक के प्रदूषण का 20% औद्योगिक मछली पकड़ने से जुड़ी गतिविधियों के कारण है। पानी में कचरे का 80% हिस्सा प्लास्टिक का ही है, जो समुद्री जीवों को भयानक नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक के इस प्रदूषण के कारण हर साल 1 लाख समुद्री स्तनपायी जीव यानी मैमल्स और 10 लाख समुद्री पंछी मारे जाते हैं। अब सवाल यह है कि हम इस्तेमाल तो प्लास्टिक के अलावा कई अन्य चीजों का भी करते हैं, तो अकेले प्लास्टिक को लेकर ही ये बात क्यों कर रहे हैं, ये चिंता क्यों जता रहे हैं? इसकी वजह यह है कि हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अधिकतर चीजें डिकम्पोज हो जाती हैं, यानी सड़ गलकर खत्म हो जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक को डिग्रेड या डिकम्पोज होने में 500 से 1000 साल तक लगते हैं, और तब भी ये माइक्रोप्लास्टिक्स या नैनो प्लास्टिक्स में ही बदलता है, पूरी तरह खत्म नहीं होता। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी ईपीए के मुताबिक आज तक जितने भी प्लास्टिक का उत्पादन इस धरती पर हुआ वो पूरा का पूरा यानी 100% आज भी धरती पर बना हुआ है, डिकम्पोज नहीं हुआ है। इसका 88% मैक्रोप्लास्टिक्स है, यानी 5 मिलीमीटर से बड़े टुकड़े। दरअसल प्लास्टिक जो है वो सोलर रेडिएशन, हवा, पानी की लहरों और अन्य कुदरती ताकतों से टूटता है, लेकिन फिर भी वो माइक्रोप्लास्टिक बनता है, यानी 5 मिलीमीटर से कम आकार के टुकड़े। और इसके बाद और भी जो छोटे छोटे टुकड़े टूटते हैं उनको नैनो प्लास्टिक्स कहा जाता है, जिनका आकार 100 नैनोमीटर से कम होता है, इतना महीन कि आंखों से देखना भी संभव नहीं। तो प्लास्टिक पूरी तरह डिकम्पोज नहीं होता। नैनो प्लास्टिक्स तो इतने छोटे होते हैं कि खाने पीने के सामान के जरिए हमारे खून तक में बह रहे हैं, हमारे शरीर की कोशिकाओं तक ये पहुंच चुके हैं, हम सब। इंसानों से लेकर वन्य जीवों तक ये स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, भयानक नुकसान। जैसे समुद्र में मौजूद नैनोप्लास्टिक्स मछलियों या अन्य वन्य जीवों के भोजन के साथ उनके शरीर में पहुंचते हैं, और जब इंसान इन मछलियों का उपभोग करता है तो ये नैनोप्लास्टिक्स इंसान के शरीर में पहुंचकर उसे बीमार करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर तीसरी मछली जिसे खाने के लिए पकड़ा जाता है उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स हैं। अब इसका हल क्या हो सकता है? तो इसका हल है प्लास्टिक का उत्पादन कम से कम करना। लेकिन प्लास्टिक की उपयोगिता ऐसी है कि इसके वजह से फिलहाल इसका उत्पादन कम होता नहीं दिख रहा। ऐसे में हल है प्लास्टिक को रिसाइकिल करना। लेकिन तथ्य यह है कि आज तक तैयार किए गए कुल प्लास्टिक्स का सिर्फ 10% ही रिसाइकिल हुआ है। बाकी या तो जला दिया गया, या जमीन में दबा दिया गया, या फिर वो खुले में हमारे वातावरण को कचरे की तरह बर्बाद कर रहा है। जलाने या जमीन में दबा देने से भी पर्यावरण को प्लास्टिक बुरी तरह प्रभावित करता है, हमारी मिट्टी को, हमारी हवा को। प्रति टन कोयले के मुकाबले प्रति टन प्लास्टिक को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पैदा होती है, यानी कोयला जलाने से खतरनाक है प्लास्टिक जलाना। इसके अलावा हवा में नैनो प्लास्टिक्स भी घुल जाते हैं अगर आप उसको जलाते हैं, और ये प्लास्टिक जो जलाना है ये किसी गुनाह से कम नहीं है। ये हमारी जब सांसों में जाता है तो हमें बहुत तेजी से बीमार करता है। कपड़ा उद्योग और कार टायर भी माइक्रोप्लास्टिक्स के बड़े स्रोत हैं। कपड़ों के निर्माण, धुलाई और पहनने से भी पॉलिएस्टर और एक्रिलिक जैसे जो माइक्रोफाइबर्स हैं वो वातावरण में निकलते हैं।
इसके अलावा गाड़ियों के टायर जब सड़क पर रगड़ खाते हैं तो उनसे भी प्लास्टिक के बहुत सूक्ष्म कण धूल की शक्ल में वातावरण में मिलते हैं, उसे प्रदूषित करते हैं। प्लास्टिक का उत्पादन भी वातावरण के लिए घातक है। 1 टन प्लास्टिक के निर्माण से वातावरण में 2.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। प्लास्टिक्स या माइक्रोप्लास्टिक्स किस तरह से शरीर के लिए घातक हैं, इस पर कई रिसर्च चल रही है। प्लास्टिक्स में पाए जाने वाले कम से कम 4200 से ज्यादा अलग अलग केमिकल्स शरीर के लिए बहुत ही घातक साबित होते हैं। 2019 का एक अध्ययन बताता है कि कई लोगों के शरीर में सालाना औसतन 39,000 से 52,000 माइक्रोप्लास्टिक्स पहुंच रहे हैं, हमारे दिमाग तक पहुंच रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे शरीर पर कई तरह से असर करते हैं, हमारे हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित करते हैं, जिससे पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। इससे डायबिटीज, मोटापा, दिल की बीमारियां, कई तरह के कैंसर, जन्म के समय होने वाली तमाम तकलीफें, दिमागी दिक्कतें और नपुंसकता तक आ सकती है। तो ये तो बात हुई पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली एक ही चीज की। इंसान ने न जाने ऐसी कितनी हदें पार कर ली हैं कि धरती के लिए बोझ बढ़ गया है। इसी के अध्ययन के लिए 2009 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने ऐसी 9 कुदरती प्रक्रियाओं यानी नेचुरल प्रोसेसेस की पहचान की जो धरती के जैवमंडल यानी बायोस्फीयर को रेगुलेट करती हैं और उसे स्थिर रखती हैं। ये प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक पर असर पड़ता है तो दूसरी पर भी असर पड़ेगा। इस अध्ययन से जुड़े पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इंपैक्ट के मुताबिक इन 9 कुदरती प्रक्रियाओं में से 6 में हमने रेड लाइन पार कर ली है, लाल लकीर पार कर ली है, वो हद पार कर ली है जो नहीं होनी चाहिए थी। अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं ये सभी जो 9 प्रक्रियाएं कुदरती हैं वो क्या हैं। आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे, इसमें सबसे पहला है नॉवल एंटिटीज, कृत्रिम वस्तुएं जो हमने लिखा हुआ है। इसमें रेड लाइन बहुत पहले क्रॉस हो चुकी है। इसका मतलब है कृत्रिम वस्तुओं का वो नई चीजें जो धरती पर पहले नहीं थी और इंसान ने उन्हें तैयार किया है, जैसे सिंथेटिक केमिकल्स, प्लास्टिक्स जिस पर हमने अभी इतनी बात की, एस्बेस्टस, डीडीटी वगैरह, जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें जो पहले धरती पर नहीं थी, नैनो मटेरियल्स या रेडियो एक्टिव चीजें, ये सभी चीजें धरती पर नहीं थी, इंसान ने बनाई हैं। और इनको बनाने से जो असर है धरती पर वो पड़ता है क्योंकि धरती अपने आप चीजों को इवॉल्व करती रही है और ये हमने बनाया है। तो इस मामले में रेड लाइट क्रॉस हो चुकी है। दूसरा है क्लाइमेट चेंज, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा खतरनाक स्तर को पार कर चुकी है। इसी के तहत रेडिएटिव फोर्सिंग भी बढ़ गई है। इसका मतलब है बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे धरती पर आने और वापस लौटने वाली सौर ऊर्जा के बीच असंतुलन हो गया है, जो धरती के तापमान को गर्म या ठंडा कर सकता है, यानी ऊर्जा संतुलन बिगड़ गया है। तीसरा है बायोस्फीयर इंटेग्रिटी, यानी जैवमंडल अखंडता। इसका मतलब है धरती के इकोसिस्टम, जैव विविधता और जेनेटिक विविधता की सुरक्षित सीमा। इसमें भी प्लैनेटरी बाउंड्री यानी रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। चौथा है लैंड सिस्टम यानी भूमि व्यवस्था परिवर्तन। इसका मतलब है मानवीय गतिविधियों जैसे कुदरती लैंडस्केप में होने वाला बदलाव, जैसे जंगलों को खत्म करना, अधिक से अधिक शहरीकरण, ये भी उस सीमा को पार कर चुका है जहां तक इसे बर्दाश्त किया जा सकता था, हर से काफी आगे निकल चुका है। पांचवा है फ्रेश वाटर चेंज यानी ताजा पानी में होने वाला बदलाव। इसका मतलब है ताज़े पानी में जो दिक्कत, ताज़े पानी में जो प्रदूषण है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उसका हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमने इतनी बुरी तरह से किया है कि पूरा पानी का जो चक्र है उसको हमने बिगाड़ दिया है। यहाँ भी रेड लाइन पार हो चुकी है। छठा है बायो जियो केमिकल फ्लोज, जैव भू रासायनिक प्रवाह। इसमें यह देखा जाता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की कुदरती साइकिल को इंसान ने कितना छेड़ दिया है कि धरती के इकोसिस्टम पर उसका असर पड़ रहा है। और इसमें भी रेड लाइन आप देख रहे हैं बहुत आगे जा चुकी है, हमने हद पार कर दी है। कृत्रिम उर्वरकों के इस्तेमाल से और औद्योगिक गतिविधियों से इस चक्र को बहुत ज़्यादा छेड़ दिया गया है। तो ये 9 में से 6 चीज़ें हैं जिनमें रेड लाइन पार हो चुकी है। अब बस 3 ही प्रक्रियाएं हैं जो फिलहाल सुरक्षित सीमा में हैं। इनमें से पहली है ओशन एसिडिफिकेशन यानी समुद्रों का अम्लीकरण। इसमें यह देखा जाता है कि हमारे सागर कितने एसिडिक यानी अम्लीय हो गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने, अब्जॉर्ब करने से सागर ज़्यादा एसिडिक हुए हैं, उनका पीएच कम हुआ है जो उनमें रहने वाले जीव जंतुओं के लिए खतरनाक है। ये रेड लाइन जल्द पार हो सकती है क्योंकि ये काफ़ी करीब है। इसके बाद एक रेड लाइन जो अभी पार नहीं हुई है वो है एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग, ये वायुमंडलीय एरोसोल लोडिंग।
इसमें कुदरती और मानवीय गतिविधियों से हवा में जो कण जाते हैं उनके धरती की आबो हवा, बादलों के बनने, सोलर रेडिएशन पर असर का अध्ययन किया जाता है। ये भी फिलहाल तय सीमा के अंदर है। और आखिरी है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन, यानी ओजोन की जो परत है उसमें कमी। ये भी एक प्लानिटरी बाउंड्री जिसको हम रेड लाइन बोल रहे हैं, वो है जिसको अभी हमने क्रॉस नहीं किया है। इसमें वातावरण में ओजोन गैस की परत को मापा जाता है। ये देखा जाता है कि उसकी मोटाई कम तो नहीं हुई है। ओजोन की परत खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से धरती पर जीवों को बचाती है। तो 9 में से 3 रेड लाइन भले ही पार न हुई हो, लेकिन एक काफ़ी करीब है पार होने के। और अगर एक हद टूटती है, एक रेड लाइन क्रॉस होती है, तो दूसरी पर भी दबाव बढ़ता है, उसके टूटने की संभावना भी बढ़ती है, क्योंकि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। We continue as we are the path we're following today, we're likely to breach the 7th boundary within the next few years. So this is really not only dire information in terms of the resilience of the whole Earth system being at risk, it is very worrying that we continue to move in the wrong direction. We haven't started to really bend the curves on any of these boundaries yet.